Good morning, students, and welcome to the Hindi online lecture of Standard 6th. सुप्रभात बच्चों, इस ऑनलाइन लेक्चर में कक्षा छठी के विद्यार्थियों का फिर से एक बार स्वागत है। छात्रों, लास्ट फ्राइडे ऑनलाइन लेक्चर में हमने मेरा अहोभाग्य इस पाठ के कुछ हिस्से का अध्ययन किया। अब जो बचा हुआ हिस्सा है उसका भी हम अध्ययन करने वाले हैं और टर्म बुक में जो भी प्रश्न उत्तर है उसके नोट्स कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को अपना हिंदी टेक्स्ट बुक निकालना है, फिर हम इस पाठ के अगले हिस्से के अध्ययन के लिए शुरुआत करेंगे। सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 14, पृष्ठ क्रमांक 14। इस पाठ के नए हिस्से का अध्ययन करने से पहले हमने जो भी लास्ट 2 लेक्चर्स में अध्ययन किया है उसे एक बार रिवाइज करते हैं। बच्चों, हमने जाना कि मेरा अहोभाग्य इस पाठ के लेखक है चंद्रगुप्त विद्या अलंकार जी। इनका जन्म 1906 में हुआ। संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहेब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, भय का राज्य, देव और मानव आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत पाठ एक संस्मरण है। संस्मरण यानी स्मरणीय घटना। इस पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट से संबंधित संस्मरण बताया है। लेखक इस पाठ की शुरुआत में लिखते हैं कि फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। अर्थात बच्चों, लेखक फरवरी 1936 में शांति निकेतन जाने वाले थे। अब लेखक शांति निकेतन इसलिए जाने वाले थे क्योंकि वहाँ एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। अब लेखक कहते हैं कि मैं बहुत ही उल्लसित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। छात्रों, अब आगे निश्चित दिन कलकत्ता से बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हो जाते हैं। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का दल होता है जो शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया जाता है। और यह जो अतिथि भवन है वह अशोक वृक्षों के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था और उस इमारत की विशेषताएं भी थी। वह बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी। वह लेखक कहते हैं कि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही सब कुछ पाया। वे सभी इमारत की ऊपर की मंजिल के एक कमरे में ठहरे हुए थे और उस कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था, यानी बड़ा सा कॉरिडोर था। उस बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। अब बच्चों, दूसरे दिन प्रातःकाल अथवा सुबह सुबह उन्हें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वे कार्यक्रम की बैठक में नहीं आ पाएंगे। तब लेखक बहुत निराश हो गए। फिर भी उसके बाद उन्हें पता चला कि उनके डॉक्टर ने लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप अर्थात बातचीत हो सकती थी। लेखक आगे लिखते हैं कि यह बात सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। लेखक और उनके साथी बेसब्री से उस क्षण का, पल का इंतज़ार करने लगे कि कब उन्हें गुरुदेव से मिलने का मौका मिलता है। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। मध्याह्न इस शब्द का अर्थ है दोपहर, अर्थात दोपहर के बाद गुरुदेव से उनकी मुलाकात हुई। करीब 4 बज रहे होंगे। छात्रों, अब गुरुदेव अर्थात रविंद्रनाथ ठाकुर जी की यह धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे बैठक में, पर जब उन्होंने बैठक में 15 जनों को देखा तो वह मजाक में उनसे कहते कि अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं रही और इस मकान में जगह भी कम है। फिर उसके बाद गुरुदेव से सभी का परिचय कराया गया और वार्तालाप शुरू हुआ। छात्रों,
चर्चा के दौरान गुरुदेव कहते हैं कि अब से 50 बरस पहले जब मैंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था तो इस क्षेत्र में एक हाथ ही आदमी था। अब आगे उनकी कहानियों की विशेषताएं बताई गई हैं। गुरुदेव कहते हैं कि प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। अर्थात बच्चों, उनकी जो शुरुआत की कहानियाँ थी उनमें गाँव के जीवन के आधार पर, संगति के आधार पर ही वर्णन था और उसके पहले इस तरह की कोई चीज़ बांग्ला भाषा में नहीं थी। और कुछ विशेषताएं भी है जो गुरुदेव जी कहते हैं कि मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। ऐसे ही बच्चों वार्तालाप होते रहता है। तब गुरुदेव कुछ समय के लिए रुकते हैं तो लेखक उनसे पूछते हैं कि गुरुदेव, आपके मन में काबुलीवाला इस कहानी का विचार कैसे आया? यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। बच्चों, इस परिच्छेद में गुरुदेव जी की कहानी का उल्लेख किया गया है जिसका नाम है काबुलीवाला, और इस कहानी की विशेषताएं भी है। छात्रों, काबुलीवाला इस कहानी की विशेषताएं कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले तो देश की सभी भाषाओं में इस कहानी का अनुवाद किया गया है। दूसरी, वह लोकप्रिय कहानी है। और तीसरी, बच्चों को तो वो बहुत ही प्यारी लगती है, बच्चों में वह सबसे अधिक प्रिय है। चिल्ड्रंस, इस कहानी में 5 बरस की एक छोटी लड़की जिसका नाम मिनी था और काबुलवासी पठान जो मेवे बेचता था, इन दोनों की है। चिल्ड्रंस, ये जो मिनी नाम की लड़की थी वह बंगाली थी और जो मेवे बेचने वाला व्यक्ति था वह पठानी था। उसे काबुली वाला कहा जाता था। आपस में कोई भी रिश्ता न होने के बावजूद भी पिता और बेटी का सुंदर रिश्ता इस कहानी में गुरुदेव ने दर्शाया है। बच्चों, चर्चा के दौरान जब गुरुदेव कुछ समय के लिए रुक जाते हैं तब लेखक के मुंह से निकल पड़ता है कि गुरुदेव, आपके मन में काबुली वाले इस कहानी का विचार कैसे आया? और यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। अर्थात लेखक के प्रश्न का उत्तर गुरुदेव कुछ इस प्रकार से देते हैं कि काबुली वाला जो कहानी थी वह एक कल्पना की सृष्टि है। बच्चों, गुरुदेव के यहाँ एक काबुली वाला आता था और वहाँ जितने लोग रहते थे वह सब काबुली वाला से बहुत ही परिचित हो गए थे, यानी कि उनके अंदर एक अच्छा रिश्ता बन चुका था। इसीलिए गुरुदेव सोचते हैं कि उसकी भी एक छोटी लड़की होगी जिसकी वह याद किया करता होगा। इसी तरह वार्तालाप होता रहा। हम सबके लिए यह एक मानसिक खाद्य था। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। बच्चों, हमने देखा कि गुरुदेव ने जब वार्तालाप शुरू किया तो उन्होंने अपने प्रारंभिक कहानियों की विशेषताएं बताई। फिर उसके बाद लेखक ने काबुली वाला इस कहानी के बारे में पूछा। इस पर गुरुदेव ने उत्तर दिया कि वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। इसी प्रकार वार्तालाप होता रहा, मतलब उन लोगों में बातचीत होती रही। तो लेखक यहाँ पर लिखते हैं कि यह जो वार्तालाप है उनके बीच में जो बातचीत हुई थी वह एक मानसिक खाद्य था। मानसिक खाद्य इस शब्द का अर्थ है वैचारिक चर्चा। चिल्ड्रंस, हमने जाना कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए उनके डॉक्टर उन्हें सिर्फ
15 मिनट का समय देते हैं जिसमें उनका दर्शन तथा संक्षिप्त वार्तालाप हो सके। पर आश्चर्य की बात यह थी कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे और तब गुरुदेव उठते हैं और चल पड़ते हैं। जाते जाते उन सभी से वे कहते हैं कि जब मैं ऐसे किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। अब आगे हम सबने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने अध्ययन किया था, आप सभी विद्यार्थियों को याद होगा। बच्चों, गुरुदेव और सभी की जो बैठक थी वह समाप्त हो चुकी थी। लेखक और उनके साथियों ने मिलकर गुरुदेव को धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्होंने अपना कीमती समय उन लोगों के साथ बिताया था, और फिर सभी से विदा ली। फिर यहाँ पर लेखक ऐसा लिखते हैं कि मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। अर्थात बच्चों, अतिथि भवन के जिस कमरे में वे ठहरे हुए थे वहाँ वे आ गए। अब आगे देखिए, उन्हें गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। चिल्ड्रंस, हमने इस पाठ में जाना कि लेखक जो है वह बहुत ही उल्लसित थे गुरुदेव से मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, इसलिए उन्होंने बेसब्री से इंतज़ार भी किया था। और जब सच में गुरुदेव के साथ उनसे वार्तालाप होता है, उनसे बातें होती है, तो उन्हें असाधारण उल्लास की अनुभूति होती है। छात्रों, यहाँ तक हमने अध्ययन किया था। अब आगे बढ़ते हैं। पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफ़ी समय तक रह चुके थे, तब तो मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा। स्टूडेंट्स, हमने जाना कि गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी, लेखक और उनके साथियों के बीच वार्तालाप होता है। उस वार्तालाप में गुरुदेव अपनी प्रारंभिक कहानियों की विशेषताएं बताते हैं। फिर अचानक लेखक गुरुदेव से काबुली वाला इस कहानी के बारे में पूछते हैं। तभी उसके बारे में भी गुरुदेव उन्हें बताते हैं कि उन्होंने वह कहानी कैसे लिखी। इस प्रकार वार्तालाप होते रहता है। 15 मिनट के बजाय 40 मिनट यह वार्तालाप चलता है। फिर सभी जन गुरुदेव को धन्यवाद देते हैं और वहाँ से विदा लेते हैं। लेखक अपने अतिथि गृह के कमरे में वापस आ जाते हैं। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से उन्हें एक असाधारण उल्लास की अनुभूति होती है। फिर उन्हें पता चलता है बच्चों कि जिस कमरे में वे ठहरे हैं, रुके हैं, उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफ़ी समय तक रह चुके थे, और यह बात जानकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहता है। बच्चों, खुशी का ठिकाना न रहना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है अत्यंत प्रसन्न होना। अब आगे लिखा गया है कि मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। चिल्ड्रंस, लेखक जिस कमरे में ठहरे हुए थे उस कमरे में स्वयं गुरुदेव भी काफ़ी समय तक रुके हुए थे। यह बात सुनकर लेखक तो खुश हो जाते हैं, पर उन्हें और एक बात पता चलती है कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर लिखा था। अधिकांश इस शब्द का अर्थ है अधिकतर भाग। चिल्ड्रंस, इसका अर्थ ऐसे हुआ कि गुरुदेव की जो गीतांजलि कविता संग्रह है उसका बहुत से ज़्यादा भाग उन्होंने लेखक जहाँ रह रहे थे उसी कमरे के बरामदे में रहकर लिखा था। अब
आगे लिखा गया है, मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। क्या यह सच है? मेरा अहोभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। छात्रों, भाव विभोर इस शब्द का अर्थ है भावुक। बच्चों, यह बातें जानकर लेखक चंद्रगुप्त विद्या अलंकार जी भाव विभोर हो उठे, अर्थात भावुक हो गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बात सच है और इसीलिए वे कहते हैं कि यह तो मेरा अहोभाग्य था, अर्थात सौभाग्यता। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ, मेरा गुड लक है, क्योंकि मैं उसी कमरे में ठहरा हूँ जहाँ पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची थी। चिल्ड्रंस, गीतांजलि रविंद्रनाथ ठाकुर जी के कविताओं का संग्रह है जिनके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। चिल्ड्रंस, गीतांजलि यह शब्द गीत और अंजलि को मिलाकर बना है जिसका अर्थ है गीतों का उपहार। गीतांजलि यह कविता संग्रह मूल बांग्ला भाषा में रचा गया है और फिर उसके बाद उसका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इसी प्रकार बच्चों, लेखक जिस कमरे में गुरुदेव ने गीतांजलि की रचना की है वहाँ पर ठहरना अपना अहोभाग्य मानते हैं। साथ ही साथ मेरा अहोभाग्य यह पाठ का अध्ययन यहीं पर समाप्त होता है। मैं आप सभी विद्यार्थियों को आज जितना हमने अध्ययन किया है उसके आधार पर 2-3 प्रश्न पूछती हूँ। पहला प्रश्न इस प्रकार है, गुरुदेव की किस रचना को नोबेल पुरस्कार मिला? जी हाँ, बिल्कुल सही, गुरुदेव की गीतांजलि इस रचना को नोबेल पुरस्कार मिला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक का अहोभाग्य क्या था? यस, राइट, लेखक का अहोभाग्य यह था कि अतिथि भवन के जिस कमरे में वह ठहरे थे उसमें काफ़ी समय तक गुरुदेव रह चुके थे। गीतांजलि का अधिकांश भाग गुरुदेव ने उसी कमरे में बरामदे में बैठकर लिखा था। लेखक उसी कमरे में ठहरे थे जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी, इसीलिए वे अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे टर्म बुक नंबर 2 की तरफ, अर्थात कंबाइंड बुक नंबर 2 की तरफ। कंबाइंड बुक नंबर 2 आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अध्ययन के लिए है। सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 145, पाठ क्रमांक 6, मेरा अहोभाग्य, लेखक चंद्रगुप्त विद्या अलंकार। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, शब्द वाटिका में जो भी शब्द और उनके अर्थ दिए हैं उन्हें एक बार पढ़ते हैं। शब्द वाटिका, नए शब्द, संस्मरण जिसका अर्थ है स्मरणीय घटना। कार्यक्रम, इस शब्द का अर्थ है समारोह। उल्लसित जिसका अर्थ है आनंदित। दर्जन यानी 12 वस्तुओं का समूह। दल, इस शब्द का अर्थ है समूह। उपवन मतलब बाग, बगीचा, उद्यान। विस्तृत यानी बड़ा, विशाल। स्वास्थ्य, इस शब्द का अर्थ है सेहत, तंदुरुस्ती। मध्याह्न यानी दोपहर। क्षमता, इस शब्द का अर्थ है सामर्थ्य। संसर्ग मतलब संगति, मनोवृत्ति। संसार, इस शब्द का अर्थ है दुनिया, सृष्टि। मानसिक खाद्य अर्थात वैचारिक चर्चा। अतिथि गृह, इसका अर्थ है अतिथि भवन। अनुभूति, इस शब्द का अर्थ है स्व अनुभव। भाव विभोर अर्थात भावुक। मैं इसे फिर से एक बार पढ़ रही हूँ। नए शब्द, संस्मरण, स्मरणीय घटना। कार्यक्रम, समारोह। उल्लसित, आनंदित। दर्जन, 12 वस्तुओं का समूह। दल, समूह। उपवन, बाग, बगीचा, उद्यान।
विस्तृत, बड़ा, विशाल। स्वास्थ्य, सेहत, तंदुरुस्ती। मध्याह्न, दोपहर। क्षमता, सामर्थ्य। संसर्ग, संगति, मनोवृत्ति। संसार, दुनिया, सृष्टि। मानसिक खाद्य, वैचारिक चर्चा। अतिथि गृह, अतिथि भवन। अनुभूति, स्व अनुभव। भाव विभोर, भावुक। अब बढ़ते हैं कृति पत्रिका की तरफ, अर्थात प्रश्न उत्तर की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न पहला, परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। परिच्छेद, निश्चित दिन कलकत्ता से हम लेकर उस क्षण का इंतज़ार करने लगे। पाठ्यपुस्तक, पृष्ठ क्रमांक 14। अर्थात बच्चों, जो पहला प्रश्न दिया गया है उसमें हमें परिच्छेद निश्चित दिन कलकत्ता से हम से लेकर उस क्षण का इंतज़ार करने लगे, इसे पढ़ना है, जो कि पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 14 पर दिया गया है। और यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर हमें उस परिच्छेद में मिलेंगे। उस परिच्छेद के आधार पर ही यह प्रश्न है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला, संजाल पूर्ण करो। चिल्ड्रंस, आप सभी को यहाँ पर 5 चौखट दिखाई दे रही होगी, अर्थात 5 बॉक्सेस है यहाँ। इनमें से बीच में जो बॉक्स है उसमें सुंदर और बड़े हस्ताक्षर में लिखा है अतिथि भवन इमारत की विशेषता। बच्चों, हमने आज के ही ऑनलाइन लेक्चर में इसे रिवाइज किया है कि अतिथि भवन इमारत की विशेषता कुछ इस प्रकार है कि वह बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ी, बहुत ही अच्छी थी। और अतिथि भवन की इमारत अशोक वृक्ष के उपवन के बीचों बीच थी। इसलिए हमने जो चौखट दी है उनमें उत्तर लिखा बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ी, बहुत ही अच्छी और बीचों बीच। इन प्रश्न उत्तरों को हम फिर से एक बार पढ़ते हैं। अतिथि भवन इमारत की विशेषता, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ी, बहुत ही अच्छी, बीचों बीच। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 2, उत्तर लिखो। पहला प्रश्न दिया है कि परिच्छेद में आए वृक्षों के नाम। अर्थात बच्चों, यहाँ पर हमें परिच्छेद पढ़कर उसमें जो भी वृक्ष के नाम आए हैं वह यहाँ पर लिखने हैं। उत्तर में हमने लिखा है अशोक, बकुल। अब दूसरा प्रश्न, परिच्छेद में आए प्रसिद्ध जगहों के नाम। परिच्छेद में कलकत्ता, जो कि एक शहर है, और शांति निकेतन, इनका नाम आया है, इसलिए हमने वह उत्तर लिखा। अब हम इस प्रश्न उत्तर को पढ़ते हैं। प्रश्न 2, उत्तर लिखो। पहला, परिच्छेद में आए वृक्षों के नाम। उत्तर अशोक, बकुल। दूसरा, परिच्छेद में आए प्रसिद्ध जगहों के नाम। उत्तर कलकत्ता, शांति निकेतन। अब आगे प्रश्न क्रमांक 3, पर्यायवाची शब्द लिखो। बच्चों, यहाँ पर 2 शब्द दिए गए हैं, रिक्शा, स्वास्थ्य। इनका पर्यायवाची शब्द लिखना है। चिल्ड्रंस, पर्यायवाची मतलब जिस शब्द के अर्थ समान होते हैं पर उच्चारण अलग होते हैं। तो वृक्ष इस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, पेड़, और स्वास्थ्य इस शब्द का पर्यायवाची शब्द है, सेहत। अब अगला प्रश्न, बे उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाओ, जैसे बेसब्री। बच्चों, इस परिच्छेद में बेसब्री यह शब्द आया हुआ है, तो इस शब्द में उपसर्ग है बे। उसी तरह आगे हमने 2 शब्द लिखे हैं, बेवजह और बेदाग। स्टूडेंट्स, वजह और दाग इस शब्द के पहले हमने बे यह उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाए हैं, जो कि बेवजह, बेदाग।
चिल्ड्रंस, इसके आगे जो पेज नंबर 46 से नोट्स है वह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। और आज आप सभी विद्यार्थियों को पेज नंबर 145 पर जो भी प्रश्न उत्तर है उन्हें अच्छी राइटिंग में कंप्लीट करना है। यह आपका आज का होमवर्क है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।